हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा झूठा अनाज है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरम व्हीट, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेड व्हीट, थर्ड ऑप्शन है बल्गर व्हीट, फोर्थ ऑप्शन है बक व्हीट। तो बात कर लेते हैं ड्यूरम व्हीट की, बात करते हैं ब्रेड व्हीट की और बात करते हैं बल्गर व्हीट की। तो जो ये गेहूं की तीनों वैरायटियां हैं, इनकी जो फैमिली होती है ये पोएसी फैमिली होती है, या फिर हम लोग इसको ग्रेमनी फैमिली भी बोल देते हैं। बात कर लेते हैं झूठे अनाज की। तो जो बक व्हीट होता है इसको हम लोग झूठा अनाज बोलते हैं। झूठा अनाज किस लिए बोला जाता है इसको? क्योंकि ये तो दिखने में एकदम गेहूं की ही तरीके से दिखाई देता है, लेकिन क्या होती है इसकी जो फैमिली होती है वो गेहूं की फैमिली से, मतलब इसकी फैमिली एकदम डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे जो मतलब बकव्हीट होता है इसकी जो फैमिली होती है ये पोलिगोनेसी फैमिली की होती है, और गेहूं जो होती हैं ये ग्रेमनी या फिर पोएसी फैमिली इनको बोलते हैं। तो इसलिए मतलब इसको हम लोग झूठा अनाज बोलते हैं, क्योंकि दिखने में तो गेहूं जैसा दिखता है, लेकिन जो फैमिली होती है इसकी गेहूं से अलग होती है। तो बात कर लेते हैं इसके मतलब राइट आंसर का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। और बात करते हैं जो ड्यूरम व्हीट है, इसके पहले वाले मतलब वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ड्यूरम व्हीट है उसको हम लोग माइक्रोनी व्हीट के नाम से जानते हैं। इससे मतलब हम लोग जो होता है सूजी जो कि हलवा बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो सेवैयाँ बनाई जाती हैं ये ड्यूरम व्हीट गेहूं की प्रजाति से बनाई जाती हैं। अगर बात करते हैं ब्रेड व्हीट की, तो सभी को पता होगा कि ब्रेड व्हीट जो होता है इससे हम लोग चपाती या फिर रोटी बनाते हैं। और एक चीज़ और देखने को हम लोग को मिलता है कि जो नवरात्रि या फिर किसी भी व्रत में जो स्त्रियां हों या फिर पुरुष होते हैं ये व्रत रखते हैं, तो वे जो आटा खाते हैं वे बकव्हीट का ही, यानी मतलब जिसको हम लोग कुट्टू का आटा बोलते हैं, कुट्टू का आटा, तो वो व्रत में खाया जाता है। तो इसलिए मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। माधुरी मक्के की कौन सी प्रजाति की किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है जिया मेज एवर्टा, सेकेंड ऑप्शन है जिया मेज सैकराटा, थर्ड ऑप्शन है जिया मेज ट्यूनिकाटा, फोर्थ ऑप्शन है जिया मेज इंडेंटाटा। तो हम लोग इसके पहले वाले भी वीडियो में मतलब देख चुके हैं, मक्के की लगभग सारी वैरायटियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे बात की जा रही है कि मक्के की यानी माधुरी मक्के की कौन सी प्रजाति की किस्म है। तो जो मक्का है माधुरी, माधुरी से आप लोग समझ सकते हैं कि माधुरी मतलब ही होता है मधुर। तो जो मक्का मधुर होगा वही माधुरी मक्के की प्रजाति होगी। तो इसमें बात करते हैं जिया मेज एवेटा की। तो जो जिया मेज एवेटा होता है, यानी इसको हम लोग पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि जब इसको हम लोग 170 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये मतलब उछलने लगता है, तो इसको हम लोग पॉपकॉर्न बोलते हैं। बात कर लेते हैं जिया मेज सैकराटा की। तो जो जिया मेज सैकराटा यानी सैक्रम, सैक्रम को हम लोग शुगर भी बोलते हैं। तो शुगर मीठा होता है, तो यानी माधुरी का भी मतलब मीठा होता है और शुगर का भी मतलब मीठा होता है। यहाँ पे जो माधुरी मक्के की प्रजाति है वो जिया मेज सैकराटा की प्रजाति है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अब बात कर लेते हैं जिया मेज ट्यूनिकाटा की। तो इसको हम लोग पोड कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कॉर्न? पोड कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। और जो ये पोड कॉर्न होता है ये सभी मतलब मेज जो होते हैं यानी मक्का होते हैं उनका पूर्वज होता है। बात कर लेते हैं जिया मेज इंडेंटाटा की। तो जिया मेज इंडेंटाटा मतलब इसके नाम के आगे ही आप लोग देख रहे हैं डेंट लगा है, तो इसको हम लोग डेंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बात माधुरी मक्के की हो रही है। तो माधुरी मक्का जो है
ये जियामेज सैकराटा की प्रजाति है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज केब को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वीट कॉर्न, सेकंड ऑप्शन है फूडर कॉर्न, थर्ड ऑप्शन है बेबी कॉर्न, फोर्थ ऑप्शन है क्यूपीएम। तो यहाँ पे जो बात की जा रही फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज केब की, सबसे पहले देख लेते हैं केब क्या होता है। जो मक्के की बाली होती है उसको हम लोग केब बोलते हैं, और यहाँ पे जो फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज केब होता है, ये जो हम लोग बेबी कॉर्न होता है इसके नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि इसकी मतलब लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है लगभग 6 से 11 सेंटीमीटर होती है। और बात कर लेते हैं यहीं पे क्यूपीएम की, तो इसका जो मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज। इसके लिए मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी मेज प्रोटीन के लिए, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो OPEC2 होता है। तो यहाँ पे बात फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज केब को किस नाम से जाना जाता है, तो ये बेबी कॉर्न के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पॉपकॉर्न का बीज दर होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 8 kg पर हेक्टेयर, सेकंड है 25 kg पर हेक्टेयर, थर्ड है 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, फोर्थ है 12 kg पर हेक्टेयर। तो जो पॉपकॉर्न का बीज दर होता है वो 12 kg पर हेक्टेयर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, तो जो फूडर कॉर्न होते हैं, यानी मतलब जो पशुओं को चारा खिलाने के लिए मतलब जिन कॉर्न का यूज करते हैं, उसका जो बीज दर होता है वो 40 से 50 kg पर हेक्टेयर होता है। अगर बात कर लेते हैं बेबी कॉर्न की, तो जो बेबी कॉर्न होती है इसका जो बीज दर होता है वो 25 kg पर हेक्टेयर होता है। यानी जो बेबी कॉर्न होती है बेबी कॉर्न की मतलब जो बीज दर होती है वो 25 kg पर हेक्टेयर होती है। और ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फूडर कॉर्न जो होता है कॉर्न यानी मतलब जो चारा पशुओं को चारा बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। बात कर लेते हैं 8 kg पर हेक्टेयर, तो जो स्वीट कॉर्न होता है उसका बीज दर 8 kg पर हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही पॉपकॉर्न के बीज दर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी 12 kg पर हेक्टेयर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। स्वीट कॉर्न में कितने प्रतिशत शुगर होता है? यानी जो स्वीट कॉर्न होता है उसमें कितना शर्करा की मात्रा होती है, यानी शुगर की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 से 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 25%, थर्ड ऑप्शन है 11 से 20%, फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो जो स्वीट कॉर्न होता है, पहले बात कर लेते हैं स्वीट कॉर्न की। तो जो स्वीट कॉर्न होता है, यानी इसको हम लोग मीठे मक्के के नाम से भी जानते हैं। तो स्वीट कॉर्न जो होता है इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो लगभग 70 से 75 दिन के अंदर कर ली जाती है। और जो कोब होता है, मतलब जिसको हम लोग बालियाँ बोलते हैं, मक्के की बालियाँ बोलते हैं, उसमें जो नमी की मात्रा होनी चाहिए मतलब हार्वेस्टिंग के दौरान, वो लगभग 70% के आसपास में होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत बेबी कॉर्न के। तो जो बेबी कॉर्न होता है उसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो 60 दिन के पहले ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जा रही कि स्वीट कॉर्न में शुगर परसेंटेज की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 11 से 20% स्वीट कॉर्न में शुगर की मात्रा पाई जाती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने खरीफ सीजन में 9 घंटे मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो खरीफ सीजन यानी मतलब जो बारिश का मौसम होता है उसको हम लोग खरीफ का सीजन भी बोलते हैं। तो जो मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की सरकार है वो खरीफ के सीजन में 9 घंटे किसानों को बिजली देने का फैसला किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पुस्तक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है जेथ्रो टुल के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है आर्थर यंग के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पीटर डी क्रेसेंजी के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है वान हेलमोंट के द्वारा। तो जो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो जेथ्रो टुल हैं इनकी जो बुक मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हार्स होइंग हस्बेंड्री, यानी बुक का जो नाम था वो था, इनके जो बुक का नाम था वो हार्स होइंग हस्बेंड्री। हो बात कर लेते हैं आर्थर यंग की। तो जो आर्थर यंग है इन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक को प्रकाशित किया था, इसलिए मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात करते हैं पीटर डी क्रेसेंजी की। तो जो पीटर डी क्रेसेंजी हैं इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोला जाता है, माने एग्रोनॉमी के जो जनक हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो यहाँ पे बात की जा रही कि पुस्तक एनल ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी आर्थर यंग के द्वारा पुस्तक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बिहू फसल कटाई का त्यौहार किस राज्य का है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा। बात करते हैं बिहू फसल कटाई का त्यौहार होता क्या है? तो ये मतलब कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि जिस वक्त मतलब फसल की कटाई होती है तो उसकी मतलब खुशियों में लोग त्यौहार मनाते हैं, जिसको हम लोग बिहू फसल कटाई का त्यौहार बोलते हैं। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो फसल की कटाई का त्यौहार होता है वहाँ पे इसको हम लोग पोंगल बोलते हैं। बात कर लेते हैं असम की। तो बिहू फसल कटाई का जो त्यौहार है ये असम का त्यौहार है। यहाँ पे मतलब जब फसलें कटने लगती हैं तो लोगों को बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मतलब इस फसल को मनाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बिहू फसल कटाई का त्यौहार असम राज्य का है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं केरल की, तो जो केरल होता है यहाँ पे फसल कटाई का जो त्यौहार होता है इसको हम लोग ओनम बोलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं केरल की। तो जो केरल में फसल कटाई का त्यौहार होता है इस यहाँ पे हम लोग इसको ओनम बोलते हैं।
और बात कर लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा की। तो पंजाब और हरियाणा में जो फसल कटाई का त्यौहार होता है, यहाँ पे इसको हम लोग बैसाखी बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की, तो यहाँ पे जो फसल कटाई का त्यौहार होता है उसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं या फिर खिचड़ी का भी त्यौहार बोलते हैं। तो बात की जा रही बिहू फसल कटाई का त्यौहार किस राज्य का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी असम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा के जनक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेपी लीगेंस, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर के एन सिंह, थर्ड ऑप्शन है जेम स्टुअर्ट, फोर्थ ऑप्शन है एमसी कार्टी। तो जो प्रसार शिक्षा के जनक हैं वो जेपी लीगेंस हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर के एन सिंह की। तो जो डॉक्टर के एन सिंह हैं इनको इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन के मतलब कोई जनक बोला जाता है, इनको मतलब इंडियन एजुकेशन का जनक बोला जाता है। बात कर लेते हैं जेम्स स्टुअर्ट की। तो इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं एमसी कार्टी की, तो इन्होंने एमसी कार्टी ने जो मतलब एक्सटेंशन यानी जिसको हिंदी में प्रसार बोलते हैं उस शब्द को दिया था। तो यहाँ पे बात की जा रही कि प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जेपी लीगेंस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। क्राइजीन या बीटी जीन को निकाला गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन पेस्ट से, सेकेंड ऑप्शन है टोबैको प्लांट से, थर्ड ऑप्शन है बैसिलस थुरिनजिनेसी से, फोर्थ ऑप्शन है ई कोलाई से। ई कोलाई बोले अगर इसका फुल फॉर्म होता तो इस्चरिचिया ई कोलाई होता है। तो आइए देख लेते हैं बीटी जीन क्या होता है, बीटी जीन या फिर क्राइजीन क्या होता है। तो बीटी जीन बात कर लेते हैं। बीटी जीन एक प्रकार का मतलब जीन होता है, यानी फिर या बात कर लेते हैं क्रिस्टल का। क्रिस्टल मतलब क्राई मतलब होता है क्रिस्टल, जो कि एक प्रोटीन का बना होता है। और ये जो क्रिस्टल होता है ये काफ़ी पॉइजनस होता है, जो कि मतलब क्षारीय अवस्था में एक्टिव होकर अपना काम करता है। जैसे जो प्लांट होते हैं, बात करते हैं बैसिलस थुरिनजिनेसी की, तो एक मतलब है जो ये बैक्टीरिया होता है, इससे हम लोग एक जीन निकालते हैं। वो जीन को हम लोग किसी पौधों के अंदर डाल देते हैं, फिर पौधा क्या होता, पौधा उस जीन को अपना समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेता और पूरे प्लांट में ग्रो कर देता है। तो जो पौधे का मीडियम होता है, वो पौधे का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, यानी कोई भी पौधा हो वो एसिडिक मीडियम का होता है। तो जो ए बैसिलस थुरिनजिनेसी से जीन निकाल के पौधे में डाला गया था वो तो पूरे पौधे में फैल चुका है। फिर मतलब यानी पौधे में वो जहर फैल चुका है, लेकिन वो पौधे को नुकसान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जीन जो है वो काम करता है क्षारीय मीडियम में, जबकि पौधे का जो मीडियम क्या होता है एसिडिक होता है। तो इसलिए मतलब जब कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो ये मतलब इंसेक्ट के अंदर क्षारीय होकर मतलब इसको एक्टिव कर देता है, जिससे क्या होता है कि इनकी जो मिडगट होती हैं वो रैप्चर कर जाती हैं, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इसी को मतलब हम लोग क्राइजीन बोलते हैं। यह क्राइजीन जो है निकाला गया था बैसिलस थुरिनजिनेसी से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का थीम था। फर्स्ट ऑप्शन है हर खेत को पानी दो, सेकंड ऑप्शन है हर खेत को पोषण दो, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो सन 2015 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो मतलब थीम था, जो उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य था कि हर खेत को पानी दो, यानी मोर क्रॉप वन ड्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 21 जनवरी 2004 में,
सेकंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014 में, थर्ड ऑप्शन है 17 जनवरी 2016 में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो किसान कॉल सेंटर स्कीम लॉन्च किया गया था वो 21 जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2014 की। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम लॉन्च किया गया था, यानी 1 अप्रैल 2014 को इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉन्च किया गया था। और बात करते हैं परंपरागत कृषि योजना की। तो जो परंपरागत कृषि योजना है ये 17 जनवरी सन 2016 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो बात की जा रही किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 21 जनवरी 2004 को किसान स्कीम सेंटर लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 30 मार्च, सेकंड ऑप्शन है 16 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 4 दिसंबर, फोर्थ ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। जो 30 मार्च होता है ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 16 सितंबर की। तो 16 सितंबर को हम सबको पता होना चाहिए कि इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 4 दिसंबर की। तो 4 दिसंबर को वोमेन इन एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है। और अगर बात कर लेते हैं किसान दिवस की, तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, किस आधार पे मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है ये चौधरी, जो मतलब हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, यानी चौधरी चरण सिंह जी जो थे, तो इनके जन्मदिन पे ही हम लोग किसान जन्मदिन मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। इनका जो मतलब शासन काल था, अगर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, तो इनका जो मतलब शासन काल था ये 18 जुलाई 1979 से 14 जुलाई 1980 तक ही इनका शासनकाल रहा। और किसान दिवस हम लोग इनके जन्म के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर, सेकंड ऑप्शन है एस.के. डे, थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था ये अल्बर्ट मेयर ने इसको दिया था। कब दिया था? 1948 में। बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने श्री निकेतन प्रोजेक्ट को दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ICAR के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बीपी पाल, सेकंड ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर के.एल. चड्ढा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ICAR के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर बीपी पाल जी थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एम.एस. स्वामीनाथन जी की। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगर बात कर लेते हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा की, तो जो डॉक्टर के.एल. चड्ढा है इनको गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, या फिर फादर ऑफ पोमोलॉजिस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है ICAR के प्रथम उपाध्यक्ष की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, डॉक्टर बीपी पाल। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।